रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, जितनी भी क्राइम की कहानियां आप लोग को सुनाई जाती हैं, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करें तो हर एक समय में जो क्राइम की घटनाएं होती हैं उसमें समानताएं होती हैं। अगर आप लोग देखेंगे एक समय पर तो जो बाबा वाले केस थे, बाबा वाले केसेस आते थे। दूसरे टाइम पे आप लोगों ने देखा कि जो डेड बॉडी को टुकड़ों में पीसेस में काटने की कहानी आई, वो जो श्रद्धा बाकल वाला जो केस हुआ था उसके बाद में। और उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि अगर रेप की घटनाएं हुई तो उस समय रेप की घटनाएं ज़्यादा आई। फिर आप लोगों ने देखा कि अगर अवैध संबंधों की घटनाएं हुई तो अवैध संबंधों की घटनाएं ज़्यादा आई। यानी जो क्राइम की जो सोच है ये एक सीमित जगह पर घूमती है। लोग एक दूसरे को देखकर भी क्राइम करते हैं। और क्राइम स्टोरी सुनने का फ़ायदा ये है कि जो क्रिमिनल सोच रखते हैं, तो जो बंदा भी क्राइम स्टोरी सुनता है वो उस क्रिमिनल सोच वाले बंदे को बहुत अच्छे से भांप सकता है। वो समझ सकता है कि मैंने इस तरीके का केस सुना था, शायद ये बंदा मुजरिम हो सकता है, ये बंदा जो है वो कातिल हो सकता है। तो इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में देश विदेश में दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इससे उसे अवगत रहना चाहिए। किस तरीके के क्राइम का पैटर्न इस समय चल रहा है उससे भी इंसान को अवगत होना चाहिए कि अगर वो ऐसा ना करेगा तो उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। यानी एक तरीके से क्राइम जितना भी दुनिया के अंदर होता है वो एक पैटर्न पे होता है। इसलिए जो लोग क्राइम स्टोरी सुनते हैं वो सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्राइम स्टोरी सुना करें और मेरी भी सुना करें और लोगों की भी सुना करें। और देखते देखते हमारी जो फैमिली है ये 28,000 प्लस सब्सक्राइबर की पहुँच गई है। बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। हालांकि उतनी तेज़ी के साथ में, उतनी स्पीड के साथ में हमारे सब्सक्राइबर नहीं आए क्योंकि हमने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया है। हम आप लोगों को जेन्युइन क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं और जितनी भी ऑडियंस मेरे साथ में है मुझे उस ऑडियंस के ऊपर फ़ख्र है, गर्व है, क्योंकि वो जितनी भी ऑडियंस मेरे साथ है 28,000 प्लस की जो फैमिली है ये सारी की सारी लॉयल है। और दोस्तों, आज इसी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी को अगर आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज के अंदर कुछ इस तरीके के लोग भी रहते हैं। आज की कहानी की बात करें तो असल में इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से। पंजाब में एक जगह लगती है मनसा, और इसी मनसा में एक परिवार रहता है। उसी परिवार के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम बिल्लू रखा जाता है। जो परिवार वाले होते हैं, जब परिवार के अंदर एक बेटे का जन्म होता है तो परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक धारणा ये भी है कि जो बेटा होता है उसकी पैदाइश पर लोग खुशी ज़्यादा मनाते हैं, बेटियों की पैदाइश पर लोग खुशी कम मनाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बेटियों को उससे भी ज़्यादा प्यार देते हैं जितने लोग अपने बेटों को देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग एक से हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो बेटे होते हैं उन्हें ज़्यादा तरजीह दी जाती है बेटियों के मुताबिक। तो जब इस परिवार में बेटा होता है तो परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है। बेटे का नाम बिल्लू रखा जाता है। परिवार वाले सोचते हैं कि जो बिल्लू है पढ़ेगा लिखेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन दोस्तों, जो बिल्लू था इसके जो लक्षण थे ये शुरुआत से ही ख़राब थे। यानी एक कहावत है कि जो पूत होता है उसके जो पैर होते हैं ये पालने में ही नज़र आ जाते हैं। वो शुरुआत में ही ऐसे संकेत दे देता है कि इस बच्चे की कदकाठी कितनी है और ये किस तरफ जाएगा। इसी तरीके से जो बिल्लू था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है तो इसके जो परिवार वाले होते हैं बिल्लू को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम घर से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कभी लौट के मत आना। तुम्हारे जो मर्जी चाहे वो तुम करना, जो चाहे तुम्हारा मन वो करना, लेकिन इस घर में कभी लौट कर मत आना, क्योंकि तुम्हारे जो लक्षण हैं इस परिवार के लिए ठीक नहीं है। अब जो बिल्लू था, जब उसके परिवार वाले बिल्लू को घर से निकाल देते हैं तो बिल्लू भी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि घर वाले उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके जो चालो चलन था उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। लिहाजा बिल्लू भी निकलता है। निकलने के बाद में अलग अलग जगहों पे जाता है, कहीं छोटी मोटी नौकरी करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। 8 साल की उम्र थी बिल्लू की, लेकिन बिल्लू कुछ समय देश के अलग अलग शहरों में जाता है, घूमता है, पैसे कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है। और तकरीबन इसकी उम्र जब 18 से 19 साल के आसपास हो जाती है तो जो बिल्लू था ये वापस से अपने गाँव आता है। इसी पंजाब के मनसा में जो इसका गाँव था वहीं पर आता है। आने के बाद में फिर से अपने परिवार वालों से मिलता है, माफ़ी तलाफ़ी करता है। उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं 10 साल से अपने बेटे से बिछड़े हुए थे, लिहाजा परिवार वाले भी बिल्लू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में सोचते हैं बेटे की उम्र शादी की हो चली है, इसलिए इसकी शादी कराते हैं। बाकायदा अच्छी खासी लड़की देखी जाती है, उसके साथ में शादी कराई जाती है। बिल्लू अपनी पत्नी के साथ में रहना शुरू करता है।
उसके बाद में इससे बच्चे कच्चे भी होते हैं, 4 बेटियां हो जाती हैं, 2 बेटे होते हैं। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा समय आता है कि जो बिल्लू की पत्नी होती है, अचानक से उसकी मौत हो जाती है। अब जब बिल्लू की पत्नी की मौत हो जाती है तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब बिल्लू के ऊपर थी। 4 बेटियां, 2 बेटे, यानी टोटल 6 बच्चों की जिम्मेदारी कोई छोटी नहीं होती। एक तो माली हालत से अपने परिवार की मदद करना, दूसरा उस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी करना, अच्छी शिक्षा भी देना, सारी जिम्मेदारी बिल्लू के ऊपर थी। परिवार की जो माली हालत थी पहले से ही ठीक नहीं थी, यानी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसलिए बिल्लू मेहनत मजदूरी तो करता है, लेकिन पंजाब के इस मनसा इलाके में कुछ ज़्यादा काम नहीं मिलता है। इसलिए ये पंजाब से रुख करता है हरियाणा का, और हरियाणा में एक जगह लगती है टोहाना। इसी टोहाना के अंदर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद में एक मिठाई की दुकान खोलता है। वहां पर जलेबी, इमरती, मीठे समोसे, इस तरीके की चीज़ें बनाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। जो मिठाई की दुकान होती है वो ठीक ठाक चलने लग जाती है। इसी दुकान से ये अपनी बेटियों की शादी करता है और दुकान को थोड़ा बड़ा भी करता है। समय के अनुसार इसका बिजनेस चल रहा था। इसने अपने बच्चों की शादी की थी, साथ के साथ दुकान को भी बड़ा किया था। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट जिस तरीके से चलना चाहिए थी उस तरीके से चल रही थी। लेकिन उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि इसकी दुकान पर एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक जब इस बिल्लू की दुकान में आता है तो इससे खाने पीने की कुछ चीज़ें मांगता है। बिल्लू जो था वह इस तांत्रिक को खाने पीने के लिए जो सामान इसकी दुकान के अंदर था उसमें से कुछ चीज़ें इस तांत्रिक के सामने पेश करता है। उसके बाद में तांत्रिक से अपनी समस्याओं के बारे में पूछता है। तांत्रिक जो था वो इस बिल्लू को कुछ चीज़ें सिखाता है, कुछ चीज़ें बताता है। उसके बाद में तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। लेकिन तांत्रिक के जाने के बाद में जो बिल्लू था ये भी अपनी उस दुकान से गायब हो जाता है। लोग बिल्लू को ढूंढते हैं कि बिल्लू अचानक से कहाँ चला गया। लगातार समय गुजरता रहता है। लोग बिल्लू को भूलने लगे थे कि बिल्लू कौन था, कहाँ पर उसकी दुकान थी। सारी ही चीज़ें लोग भूल जाते हैं क्योंकि समय के अनुसार जो चीज़ें होती हैं, यानी समय जो होता है वो हर चीज़ पर मरहम लगा देता है, हर चीज़ पर पर्दा डाल देता है। लेकिन 2 साल के बाद में बिल्लू अचानक से फिर उसी जगह पर लौटता है जहाँ पर उसकी दुकान थी। इस समय बिल्लू की दाढ़ी बढ़ चुकी थी। बिल्लू ने एक बाबा का रूप ले रखा था। बिल्लू आता है, उसके बाद में वहीं पर एक जगह अपनी बनाता है। लोग आते हैं, बिल्लू के हाथ पैर चूमते हैं, बिल्लू से आशीर्वाद लेते हैं। बिल्लू लोगों की समस्याओं का निवारण करता है। बिल्लू लोगों को बताता है कि किस तरीके से उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो सकती है। अब धीरे धीरे जो समय गुजरता है, आस पड़ोस के सभी इलाकों में बिल्लू के नाम का डंका बज चुका था कि जो बिल्लू बाबा है भक्तों का बहुत अच्छा निवारण करता है, ऐसा वैसा सारी ही चीज़ें। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्लू की पहले जलेबी की दुकान पर गए थे और अब उन्हें पता चला था कि बिल्लू बाबा बन चुका है। वो बिल्लू से आके पूछते भी हैं कि क्या माजरा है, पहले तो तुम मिठाई की दुकान चलाते थे, अब अचानक से कैसे बाबा बन गए, कैसे तुम लोगों का समाधान कर रहे हो। तो जो बिल्लू है वो बताता है कि दरअसल मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी सिद्धियाँ दी और उसके बाद में मैंने तपस्या की। उसके बाद में मैं आ गया और मैंने सोचा कि जो संसार है, सांसारिक जीवन को मुझे त्याग देना है, यहीं पर पड़ा रहूँगा। जो भक्त आएंगे कुछ चढ़ावा वगैरह करेंगे, उसी में से कुछ खा पी लूँगा और यहीं पड़ा रहूँगा, क्योंकि समाज, पैसा, दुनियादारी, ये सब मोहमाया है। अब जब लोग इस तरीके की बातें इस दुकानदार, यानी जो अब बाबा बन चुका था, जो पहले मिठाई की दुकान चलाता था, जो पहले पैसे के लिए भागता था, वही व्यक्ति ये कह रहा है कि पैसा, दुनियादारी सब मोहमाया है, लिहाजा लोगों के ऊपर इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब जो लोग थे वो भी इसकी जय जयकार करने लगते हैं कि बाबा बहुत अच्छे हैं, दुनिया को उन्होंने त्याग दिया है, मोह माया से सब वो आगे बढ़ चले हैं। तो इनके जो नाम थे वो अलग अलग नाम पड़ने लगते हैं, क्योंकि पहले इनकी जलेबी की दुकान थी तो लोग इन्हें जलेबी बाबा भी कहने लगते हैं। उसके बाद में कुछ लोग इन्हें अमरबीर बाबा भी कहने लगते हैं। यानी बड़ा पहुंचा हुआ नाम इनका बन जाता है और उस पूरे इलाके में इनकी शख्सियत बन जाती है। इनका एक फेसबुक पेज बनता है, उस पर हज़ारों पे फॉलोवर होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ फॉलोवर तो इनके फॉरेनर भी होते हैं। इस तरीके से जब इनकी जो एक कहना चाहिए जिस तरीके से इनकी ख्याति थी जब उस पूरे इलाके में बढ़ती है, तो उसके बाद में वहाँ पर इनका एक आश्रम भी बनता है। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन उसके बाद में एक समय आता है साल 2018, और साल 2018 में एक व्यक्ति पुलिस के पास पहुँचता है। पहुँचने के बाद में कहता है कि जो अमरबीर बाबा हैं, जो जलेबी बाबा हैं, उन्होंने, जो बिल्लू बाबा हैं, उन्होंने उनकी पत्नी का रेप किया है। अब जब पुलिस इस तरीके की बातें सुनती है कि एक मशहूर बाबा जिसके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं और उसके खिलाफ इस तरीके से पुलिस थाने में आकर एक व्यक्ति रिपोर्ट लिखा रहा है कि उन्होंने उसकी पत्नी का रेप किया है, तो मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल था। लोगों की श्रद्धा का भी मामला था, इसलिए पुलिस वाले डायरेक्टली तो हाथ नहीं डाल सकते थे। लिहाजा बाकायदा पूरी चार्जशीट वगैरह तैयार होती है। उसके बाद में जो बाबा था इसको ज़मानत मिल जाती है। उल्टा जिस व्यक्ति ने बाबा के खिलाफ ये जो चार्जशीट दाखिल कराई थी उसकी बेइज्जती हो जाती है कि तुमने एक सीधे साधे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की है।
अब जब बाबा इस तरीके से केस में बरी हो जाता है तो इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की श्रद्धा इसके प्रति और ज़्यादा हो जाती है। लोग समझने लगते हैं कि उस बाबा के ऊपर झूठा लांछन लगाया गया था और बाबा इन सारी चीज़ों में निर्दोष पाए गए, उन्हें ज़मानत मिल गई। लिहाजा जो समय था धीरे धीरे गुजरने लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है कि इंटरनेट के ऊपर अचानक से कुछ वीडियोस वायरल होने लगती हैं। जब सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वीडियोस वायरल होती हैं तो उन वीडियोस के अंदर देखा जाता है कि जो जलेबी बाबा है, यानी जो बिल्लू बाबा है, इसी की तस्वीर है। इस तरीके से जो वीडियो वायरल हुए थे वो एक दो वीडियो नहीं थे, कई सारे वीडियो थे और उन वीडियो के अंदर कुछ महिलाओं के साथ में यही बाबा देखा जा रहा था। अब धीरे धीरे ये जो मामला था, ये जो वहाँ के डीसीपी होते हैं जोगेंद्र शर्मा, उनके पास पहुँचता है। जो डीसीपी जोगेंद्र शर्मा थे, आप उनको भली भांति जानते हैं सारे लोग। 2007 का जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 और उसमें जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी और सामने पाकिस्तान की टीम थी, तो उसमें लास्ट वाला जो ओवर था वो जोगेंद्र शर्मा के हाथ में था और जोगेंद्र शर्मा ने बॉल कराई थी, मिसबाउल हक ने शॉट मारा था और पीछे श्रीशांत ने कैच लपका था और उसके बाद हम पहला जो अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप था वो हमारे नाम आया था। तो वही जो जोगेंद्र शर्मा जो बॉलर थे, ये अब डीएसपी थे इस जगह के। जिस तरीके से वो क्रिकेट की पिच पर अपना 100% दिया करते थे, उसी तरीके से इस केस में भी वो अपना 100% देते हैं। इस पूरे मामले की छानबीन की जाती है और जो उसमें बाबा की जो आवाज़ वगैरह थी, इसका SFL वगैरह कराया जाता है, सारी चीज़ें मैच कराई जाती हैं। क्योंकि अचानक से सिर्फ वीडियो के आधार पर बाबा के ऊपर हाथ डालना ये भी बड़ी एक हिम्मत का काम था, क्योंकि उनकी हज़ारों में फ़ैन फॉलोइंग, लाखों में फ़ैन फॉलोइंग और इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि जो वीडियो में शख्स मौजूद है वो यही बाबा है। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले में बड़ा ही फूंक फूंक के कदम रख रहे थे। साल 2019 में इस बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। अब जैसे ही FIR की कॉपी इस बाबा के पास में पहुंचती है तो बाबा की तरफ से वकीलों की एक फ़ौज खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मामला था कोर्ट में पहुंचता है, दोनों तरफ से सुनवाई होती है और कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि जो उन वीडियो में जो बाबा दिखाई पड़ रहा है वो शायद यही बिल्लू बाबा है। उसके बाद में बाकायदा रेड की परमिशन मिलती है, रेड डाली जाती है और आपको जान के हैरानी होगी, जब रेड डाली गई थी उसके आश्रम में तो वाकई पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक गई थी। क्योंकि ये मैं कोई मुहावरा तो बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप आमतौर पे सुनते हैं कि पांव तले से ज़मीन खिसक गई। लेकिन जैसे ही इस आश्रम के अंदर पुलिस पहुंची थी तो वहाँ पर एक तहखाने की अंदर को एक रास्ता जाता था। पुलिस उस तहखाने के अंदर उतरती है और जब वहाँ पहुँचती है तो देखती क्या है कि बहुत सारा ड्रग्स रखा हुआ है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों को जब प्ले किया जाता है तो उन सारी ही सीढ़ियों के अंदर बाबा अलग अलग लड़कियों के साथ में अलग अलग तरीके से था। लिहाजा अब ये जो मामला था पुलिस के लिए बड़ा साफ था कि इस तरीके से अब सीढ़ियाँ मिल गई हैं और आपको भी लग रहा होगा कि सारे सबूत मिल चुके हैं बाबा के खिलाफ। सीढ़ियों में बाबा अलग अलग लड़कियों के साथ में इस तरीके से है, आपत्तिजनक हालत में है। लिहाजा जो सीढ़ी वगैरह है वो कोर्ट में पेश की जाएंगी, उसके बाद में बाबा सज़ा पा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि जितनी भी महिलाएँ इस बाबा के साथ में थीं वो सब के सब अपनी मर्जी के साथ में ही इस बाबा के साथ में संबंध बना रही थी। अब दोस्तों इस तरीके का कोई भी कानून नहीं है, हमारे संविधान में भी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी के साथ में किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो जो व्यक्ति शारीरिक संबंध बना रहा है उसको कोई सज़ा मिलनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। और शायद इस बाबा ने जो सीढ़ियाँ बनवाई थी वो इसीलिए बनवाई थी ताकि इन सीढ़ियों को वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सके अगर इस तरीके का मामला कभी हो जाए और उसके बाद में ज़मानत पा जाए। अब पुलिस वाले इस बाबा के प्रति सबूत खोजने गए थे, बल्कि खुद इसकी ज़मानत की चाबी पुलिस वाले लेके आ गए थे। अब पुलिस वालों को बहुत अच्छे से मालूम था कि ये जो बाबा है इसके आश्रम में महिलाओं के साथ में यौन शोषण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पुलिस वाले बड़ा असमंजस में थे कि इस बाबा को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, क्या किया जाए। अब इस बाबा के प्रति कोई ऐसा सबूत भी नहीं था कि जिस सबूत के आधार पर इसे गिरफ्तार कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो बाबा है वो सज़ा पा जाए। अब ये जो काम था पुलिस वालों के लिए आसान तो नहीं था, क्योंकि जो वीडियोस, जो सीडी में सारी चीज़ें पुलिस को मिली थी, पुलिस ना उन सीडीज़ को कहीं सबमिट कर सकती थी, क्योंकि अगर किसी ने अपनी मर्जी के साथ में किसी के साथ में इस तरीके के रिश्ते रखे हैं तो वो चीज़ें आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये भी एक कानून है। अब ये जो बातें थी लोगों तक भी पहुंचते हैं, पुलिस वालों की भत पिटने लगती है। अब पुलिस वाले चाह कर भी इस बाबा के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। पुलिस वाले अपने तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे थे और पुलिस वाले सोच रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से इस बाबा को सज़ा दिलवाई जा सके। लेकिन इसी बीच में अचानक से पुलिस के हाथ में एक बड़ा जैकपॉट लगता है। दरअसल एक वीडियो के अंदर एक लड़की दिखाई पड़ती है जो नाबालिग होती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस नाबालिग लड़की को उस वीडियो के अंदर देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं लड़की तो नाबालिग है। अगर इस लड़की का पता चल जाए तो शायद इस बाबा को पॉक्सो एक्ट के तहत
सज़ा दिलवाई जा सकती है। लिहाजा पुलिस वाले उस लड़की का पता निकालते हैं। पता लगाने के बाद में उस लड़की के पास पहुंचते हैं तो लड़की से जब बातचीत की जाती है तो लड़की बताती है कि इस बाबा ने उसे ऐसा कुछ खिलाया था जिसकी वजह से लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, उसका उसके दिमाग पर काबू नहीं रहा था, जिसके बाद में बाबा ने इसके साथ में रेप किया था। अब एक लड़की जो कि नाबालिग है खुद बाबा के खिलाफ बता रही है कि उसने कुछ खिलाया था जिसकी वजह से उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं रहा और उसके बाद में बाबा ने उसके साथ में रेप किया। अब पुलिस वाले सोचते थे कि ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें थी कोर्ट में सबमिट कर दी जाएंगी, उसके बाद में बाबा सजा पा जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये जो लड़की है क्या ये कोर्ट में बाबा के खिलाफ गवाही दे पाएगी या फिर नहीं। लिहाजा जब पुलिस वाले होते हैं फिर से कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद में फिर से रेड करने की परमिशन लेते हैं और बाबा के उस आश्रम में फिर से रेड मारी जाती है। बाबा का जो बिस्तर था उस बिस्तर से जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं तो ऐसे 100 सैंपल्स मिलते हैं जिसमें अलग अलग लड़कियों से उनके साथ में अफीम खिलाकर शारीरिक संबंध बनाए गए थे। जब सैकड़ों सैंपल इस तरीके के मिलते हैं तो पुलिस सोच जाती है कि अब ये जो मामला है पानी की तरह साफ है और ये जो सैंपल है, ये सारी चीज़ें जो है DNA रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करी जाएगी। उसके बाद ये जो बाबा है वो सज़ा पा जाएगा। मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद में मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचता है। 10 जनवरी साल 2023 को इस केस की सुनवाई होती है। जो सैकड़ों मामले इस बाबा के ऊपर थे उसमें जो बाबा के वकील थे उनकी तरफ से यही कहना था कि बाबा के साथ में जितनी भी लड़कियों ने संबंध बनाए हैं वो सब ने अपनी मर्जी से बनाए हैं, लिहाजा सैकड़ों मामलों में बाबा दोषी नहीं है। ये जो लड़की है नाबालिग जिसने इस तरीके की बातें पुलिस को बताई हैं और जो बयान दे रही है, इस लड़की ने भी अपनी स्वीकृति जताई थी, लेकिन बाबा को ये नहीं पता था कि लड़की बालिग है या फिर नाबालिग है। लिहाजा बाबा जो है वो इस सारी चीज़ों में कसूरवार हैं। लेकिन जितने भी सैकड़ों मामले थे उन सारे ही मामलों में बाबा दोषी पाया जाता है और उसके बाद में ये जो लड़की थी इससे नाबालिग में दुर्व्यवहार करने के यानी रेप करना और दूसरी चीज़ जो NDPS धारा इसके ऊपर लगती है यानी नशा देकर इसके साथ में रेप करना और 2 अन्य महिलाओं के साथ में रेप करना जोर ज़बरदस्ती, इन धाराओं के अंतर्गत इस बाबा को सज़ा सुनाई जाती है। 14 साल की इस बाबा को सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी जहाँ पर सैकड़ों महिलाओं के साथ में इस तरीके से शारीरिक शोषण इसने किया था, लेकिन बाबा को सज़ा मिली महज 14 साल की। अब चूंकि बाबा ने चालाकी चली थी, बाबा ने इस तरीके से उन CD में बना कर रखा था पूरा प्रूफ, ताकि लोगों को और कोर्ट को भी यही लगे कि सारे बाबा के साथ में जितने भी महिलाओं ने यौन शोषण जो शारीरिक संबंध बनाए हैं वो अपनी मर्जी से बनाए हैं, बल्कि कोई उनका यौन शोषण नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि इस तरीके के केसेस सुनकर और इस तरीके के केसेस देखकर, इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमारे देश में आए हैं। आप लोग इस पूरी केस पर, इस पूरी कहानी पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के जो कुछ कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें मोहम्मद रियाज लिखते हैं वे कौन लोग हैं जो आपकी कहानियों को कॉपी कर रहे हैं। दोस्तों आजकल लोग बस हर कोई क्राइम स्टोरी टेलर बन गया है, ना रिसर्च करते हैं ना कुछ करते हैं, बच जाते हैं। हम 2-4 लोग हैं उनकी कहानियाँ उठा लेते हैं। कोई उस्मान सैफ़ी की कहानी उठाता है तो कोई ठाकुर प्रभाकर की कहानी उठाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी कहानी भी उठाते हैं। इसलिए उन लोगों से शिकायत है कि भाई आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। इस तरीके से जाएंगे भी तो कितना आगे जाएंगे, लोग समझ जाएंगे, व्यूवर समझ जाएंगे कि आप दूसरे की कहानी उठाते हैं। तो मेहनत करिए, उसके बाद आगे जाइए तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेहनत से आप आगे आए हैं। उसके बाद में दी बैरिस्टर हैं लिखते हैं शाविज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, अच्छी स्टोरी है, आई लाइक ऑलवेज। तो दी बैरिस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में SS पुरम करके ID है लिखते हैं सनातन धर्म इस तरीके से कहते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरीके के कमेंट्स ना करा करें। जो इस तरीके के अपराध होते हैं वो किसी धार्मिक चीज़ों में नहीं होते। आप लोग देखेंगे मैंने हर रिलीजन की कहानियाँ सुनाई और हर रिलीजन में इस तरीके की गंदगी फैली हुई है। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारेलाल दुबे लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी और ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। तो प्यारेलाल दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये फरीदुद्दीन शाइक करके है लिखते हैं ओके, तो भैया आपका शुक्रिया। भूमिका पटेल है लिखते हैं आपकी हर कहानी अच्छी होती है। तो भूमिका पटेल जी आपका बहुत शुक्रिया। जोधाराम शरण है लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोधाराम शरण बायतू जिला बाड़मेर राजस्थान से। तो जोधाराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज शाह हैं हार्ट बनाते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। मेट्रो टेलर हार्ट बनाते हैं भैया, धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी नमस्ते बोलते हैं, तो भैया नमस्ते, कैसे हैं आप। उसके बाद में अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। MD सानू है लिखते हैं मेरा नाम मोहम्मद शाने है और मैं UP इटावा से कहानी सुनता हूं। तो मोहम्मद शाने जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं हमारे प्रिय व्यूवर्स हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। MD सानू है लिखते हैं आपकी कहानी अच्छी लगती है, तो भैया बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरे से लिखते हैं घर में जो मोबाइल रहता है उसमें पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन ऑन रखना चाहिए
और हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही मोहम्मद ज़ुरैस जी आपने, आपका शुक्रिया। दानिश है लिखते हैं, मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं और आपके वीडियोस डालना चाहता हूं, आपको कोई मुश्किल तो नहीं है, आप बताओ। तो दानिश जी आप बनाएं चैनल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत करें, अपनी वीडियो बनाएं। मेरी वीडियो डालेंगे तो डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम होगी और उससे आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। राजेंद्र कुमार है लिखते हैं, सर्वेश भाई नमस्कार, आप रात को बहुत रात जो 10 हैं वो बहुत रात को बजते हैं, इसलिए समय में कुछ चेंज करो। तो आप सब लोग आज के वीडियो पे कमेंट्स करिएगा, क्या समय घटाकर 9 बजे कर दिया जाए या फिर 10 ही बजे कर दिया जाए। अगर ज़्यादा लोग 9 बजे बोलेंगे तो 9 बजे वीडियो डालेंगे, ज़्यादा लोग 10 बजे बोलेंगे तो 10 बजे वीडियो डालेंगे। लईक अब्बास लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? तो तबीयत ठीक है। और उसके बाद में लईक अब्बास कहते हैं गुलिस्तानाज, और लईक अब्बास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। भैया बहुत शुक्रिया। क्राइम स्टोरी बाई विक्रम है लिखते हैं, भाई प्रॉब्लम यही है कि स्ट्राइक नहीं दे सकते यार, क्योंकि ये लोग हमारी स्टोरी चुराते हैं, वीडियोस नहीं। कहानी पर हमारा भी कॉपीराइट नहीं है दोस्त, आपकी जो प्रॉब्लम है सेम मेरी भी है। तो भाई कहानी पर हमारा कॉपीराइट है, ठीक है, हमारा न्यूज़ पे कॉपीराइट नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो कहानी लिखी गई उस पर पूरा कॉपीराइट हमारा है और हम उनको डेफिनेटली स्ट्राइक दे सकते हैं, ये हमारा अधिकार है और हमारे पास ये ऑप्शन भी है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी ऐसा करते हैं वो अपने चैनल को आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस दिन भी मुझे लगा कि ये लोग अब हद पार कर रहे हैं तो फिर स्ट्राइक देनी पड़ेगी। उसके बाद में सरकार गेमिंग अपना कमेंट्स करते हैं, भैया शुक्रिया। मोहम्मद मुसाब है लिखते हैं, अपना कमेंट्स करते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी है लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जो लोग आपकी वीडियो को कॉपी करते हैं उन पे कार्रवाई कर दो, मेहनत आपकी और मज़ा दूसरे ले रहे हैं। तो हसीबुल अंसारी जी बहुत जल्द उनके चैनल पर स्ट्राइक भेजी जाएगी मेरी टीम के द्वारा। उसके बाद में स्मार्ट कमाल है लिखते हैं, बड़े भाई 5 साल का और जो बेटी है वो 11 साल की कैसे हो पाई? तो हो सकता है कि बताने में कोई मिस्टेक हो गई। अब्दुल अली लिखते हैं अपना प्यारा सा कमेंट, शुक्रिया। उसके बाद लिखते हैं, भाई इतना टाइम वेस्ट ना किया करो, आज वाली जो स्टार्टिंग थी ये बहुत ख़राब थी। तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब्दुल अली है लिखते हैं, सर आपकी कहानी जो सिलसिलेवार बोलते हैं वो ठीक नहीं लगता। सऊदी अरबिया से, यानी सिलसिलेवार क्या होता है? तो सिलसिलेवार होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना, तफसील से बताना, डिटेल में बताना। उसके बाद में मुकेश शर्मा है लिखते हैं, जय हिंद भाई साहब, आपकी लिखी हुई कहानी चुरा कर लोग अपने नाम से प्रसारित कर रहे हैं, ये जानकर दुख हुआ, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। और गंदी फिल्मों के बारे में यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था जो है वही दोषी है, दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है, इंटरनेट भी आसानी से उपलब्ध है, बॉलीवुड में भी कम दोषी नहीं है, इस पर नियंत्रण आसान नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम अपने बच्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है लिखते हैं, भाई न वीडियो को आगे और फ़ोटो से भी बनाकर लगाई है, मुझे लगा कि ये है वो भाई जिसने अपनी बहन के साथ रेप किया। नहीं, जो भी इमेज लगाई जाती है, अगर कोई नाबालिग है तो उसकी इमेज छुपाई जाती है, हाइड की जाती है, उसकी पहचान छुपाई जाती है, इसलिए जो AI की इमेज होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। उसके बाद में राजकुमार है लिखते हैं, मेरा नाम राजकुमार उत्तर प्रदेश से है और मैं आपकी कहानी हमेशा सुनता हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।